वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आप लोग की फरमाइश पे हम आ गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की आप बहुत डिमांड कर रहे थे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का भी सैम्पल पेपर ले आई, तो हम इंडियन कोस्ट गार्ड का भी सैम्पल पेपर आपके लिए ले आए। ठीक बच्चों, इसकी भी सीरीज़ हम शुरू कर देंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड की भी सीरीज़ शुरू कर देंगे, जिसमें आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्प हो सकेगी। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को कलेक्शन को नोट करिएगा, अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और हमारे साथ शुरू हो जाइए सैम्पल पेपर पर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है, एक्सरे रेस की वॉज इन्वेंटेड बाय। एक्सरे किसने इन्वेंट किया था? तो एक्सरे किसने इन्वेंट किया था? एक्सरे क्रिया की खोजकर्ता किसने थी? तो हम क्या बताएंगे, एक्सरे किसने खोज किया था? रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। ठीक बच्चों, देखो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा और जो न्यूमेरिकल भी आएगा ना, वो भी बहुत कठिन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट फार्मूला बेस पे, जैसे एक न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, बोला क्या है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर, बोला क्या, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में विभव धारा प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट 2 एम्पियर तथा द्वितीयक कुंडली में 2200 वोल्ट और आई एम्पियर क्रमशः है। तो आई की वैल्यू बताइए। तो ट्रांसफार्मर में बच्चों ये जान लीजिए कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो अगर हम लोग V1/V2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, I2/I1। अब बच्चों V1 की वैल्यू कितनी है? ठीक, V2 की वैल्यू कितनी है? ठीक, I2 कितना है I, और I1 कितना है? I1 देखिए कितना दिया है, 2 एम्पियर। I1 कितना दिया है, 2 एम्पियर। ठीक, कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, I/2। ठीक, 2 इधर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2/10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2। तो दूसरी जो कुंडली होगी उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 0.2 एम्पियर की होगी। ठीक, आ गया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि बोला कि पार्सिक किसकी इकाई है, पार्सिक किसकी यूनिट है? तो पार्सिक किसकी यूनिट होती? मैग्नेटिक फोर्स की तो नहीं होती, शाइनिंग ऑफ लाइट तो नहीं होता, टाइम नहीं होता, क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, पार्सिक क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डू नॉट मेक यूज एडी करेंट? तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ दिए हैं सब में एडी करंट होता है, बट आपको ये बताना है कि एडी करंट का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। डू नॉट मेक यूज ऑफ एडी करंट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भंवर धाराओं का उपयोग नहीं करता है? तो देखिए, भंवर धाराओं का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं होता, ट्रांसफार्मर में एडी करंट का लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट का क्या होता है, लॉस होता है, यूज नहीं होता, लॉस होता है, याद रखिए। तो कौन सा आंसर सही? इसी आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ अ पार्टिकल मूव विथ एक्सेलरेशन, यदि कोई वस्तु एक त्वरण से गति करता है तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहती है? तो देखो, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन से चलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी हो सकता हो अपने परिमाण से भी चेंज हो, दिशा से भी चेंज हो। तो वेलोसिटी का परिमाण कुछ और नहीं होता, वेलोसिटी का परिमाण स्पीड ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों चीज़ चेंज होगी, स्पीड भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन से चलती है तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं होगा, तो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वो बदले, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, द एनर्जी ऑफ एक्सरे वेरी, एनर्जी जो होती है, देखो एक्सरे एक ईएम वेव है। क्या है, ईएम वेव। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है एच न्यू, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिप्लेस करें वेवलेंथ से तो हम ऐसा लिख सकते हैं C/λ। तो इन्वर्सली पूछा है, तो पूछा क्या है, देन द एनर्जी ऑफ एक्सरे वेरी इन्वर्सली। एनर्जी किसके साथ इन्वर्सली वेरी कर रही है? तो आप बोल सकते हो कि किसके साथ वेरी कर रही है, तरंग दैर्घ्य के कारण। देख रहा है कि नहीं? और फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये दिमाग में रखना। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला क्या है, बर्फ के चिकने क्षैतिज सतह के बीच में एक व्यक्ति विरामावस्था में है। वह स्वयं को न्यूटन के किस नियम के प्रयोग के किनारे अपने आप को किनारे पहुंचा देगा? तो देखो, न्यूटन का जो तीसरा लॉ होता है बच्चों, वो किस पे काम करता है, एक्शन और रिएक्शन पे। तो जब अगर चिकनी सतह है तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं, तो आप ऐसे फूंक मारो एटमॉस्फेयर को,
तो एक्शन किए, वातावरण कैसे फूंक मारे, एक्शन किए, तो वातावरण उतना ही रिएक्शन देगा, तो आप किधर मूव कर जाओगे, पीछे की ओर मूव कर जाओगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड लॉ आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, लिख लो। ये प्योर आईसीजी लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन टी हाफ, ठीक, अर्ध आयु तथा क्षयांक मतलब जो लैम्डा होता है उसके बीच रिलेशन। तो बच्चों अगर आप देखें तो यही फॉर्मूला ही होता है टी हाफ का, अर्ध आयु काल का। आपसे एक तरीके से डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ही पूछ लिया। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा मतलब ln2 अपॉन लैम्डा, जिसको हम 0.693 भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। देखो इन इलास्टिक अप्रत्यास्थ संघट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अप्रत्यास्थ। तो कौन कंजर्व नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट में काइनेटिक एनर्जी का नुकसान होता है। समझ गए कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आगे। अगला, लाइट बल्ब इज प्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेन मिरर, ठीक, और पूछा क्या है, द नंबर ऑफ इमेज। तो प्लेन मिरर के बीच और प्लेन मिरर आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 है। ये लाइट बल्ब है यहाँ पे। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, 360 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, 6 से 36 कटा 6, 6 क्या है एक इवन नंबर, तो -1 कर देते। तो कितनी इमेज बनेगी, 5 इमेज बनेगी। तो कौन सा आंसर सही, 5 आंसर क्या है, सही है, ठीक। नेक्स्ट अगला चलते हैं। बोला क्या, द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन का जो स्लोप होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो बच्चों इधर आइए, वर्क इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड होता है तो उसी को स्लोप बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप होगा उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स। देखिए आगे आसानी से आया कि नहीं आया, देख लो कितनी आसानी से आगे। चलो नेक्स्ट, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बी में बच्चों होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग कौन सा मिरर लगाते हैं, प्लेन मिरर लगाते हैं। जैसे ये रे ऐसे आई, टकराई और ऐसे चली गई, तो कौन सा मिरर लगाते हैं, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर लगाते हैं, पेरिस्कोप में, याद रखना प्लेन मिरर लगाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब बोला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। पूछा क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है। बच्चों देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। उसी तरीके हम लोग टॉर्क पढ़ते हैं, मास की जगह इनर्शिया हो जाता है, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, टॉर्क है। क्या है बच्चों, टॉर्क है, ठीक, लिख लीजिएगा। अगला, द मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्टली, किसने मैग्नेटिक इफेक्ट को बताया था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का फॉर्मूला बायो-सेवर्ट ने दिया था, उसको बताया किसने था, तो ओरस्टेड ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, किसने दिया था, ओरस्टेड ने दिया था। एक तार के बगल में कंपास निडल ले गया और कंपास निडल हिली तो बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, लिख लो। आगे, फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, ठीक है। जो सैटेलाइट होती है वहाँ पे हम जो फील करते हैं, भारहीनता की फीलिंग करते हैं, किसी उपग्रह के अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव होता है, क्यों कारण होता है। तो बोलोगे फ्री फॉल ऑफ स्पेसशिप, ठीक है। अंतरिक्ष क्या लिखा है, अंतरिक्ष यान के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर, ठीक है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष यान के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर। भाई भार जीरो नहीं है, भारहीन मतलब भार में चेंजेस आए हैं, वो किसके कारण आएगा, ग्रेविटी के चेंजेस में, ठीक। अब भारहीन तब आप कब होते हो, बोलो, जब ग्रेविटी आपके पास नहीं, जैसे आप जैसे हवा में उड़ रहे, मान लो हवा में उड़ रहा, तो कैसा, वेटलेस, वेट नहीं है कि नहीं है, तो कैसा महसूस करते हो, वेटलेसनेस। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर क्या है इसका, सही आंसर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब बोला द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है, ठीक। Q इज इक्वल टू CV होता है। C किस तरीके इस्तेमाल करते हो, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। C क्या है यहाँ पे, C एक नियत राशि है, नियत मान है, ये एक कैपेसिटी को बतलाती है।
जैसे 500 लीटर की टंकी है, उसमें तुम 200 लीटर पानी डालो तब भी टंकी की कैपेसिटी 500 रहेगी। 100 लीटर डालो कैपेसिटी 500 रहेगी। तो कैपेसिटी कभी नहीं बदलती बच्चों, याद रखिएगा कि कैपेसिटी ना चार्ज पे डिपेंड करेगी ना पोटेंशियल पे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, याद रखिएगा कैपेसिटी एक नियत चीज़ है, किसी पे निर्भर नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट 30 मीटर, ठीक, इफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट। देखो अब इतने ऊपर से गिर रही है, उसके पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी, mgh, और वही क्या बन जा रही है, हीट। तो मास कितना है 5, ग्रेविटी कितनी है 10 और हाइट कितनी है 30, तो ये 1500 हो जाएगा, ये जूल में आएगा। और इसको कैलोरी में आप करोगे तो 357 कैलोरी लमसम आएगा। तो हीट कितनी हो गई 357 कैलोरी हो गई। तो लमसम पे आंसर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 350 कैलोरी आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बोला क्या, एन इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शांति सुनो, बोला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जिधर दिशा है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की दिशा भी उधर ही होगी। तो इसका मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है। तो अब ये बताइए जिधर वेलोसिटी फोर्स हो उधर लगे तो इसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा ना। अबे जिधर दौड़ रहा है उधर ही फोर्स लगे तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज जस्ट आफ्टर द एंट्री। समझ गए कि नहीं, फोर्स अगर अपोजिट लगता तो डिक्रीज करता, उधर ही लग रहा है तो बढ़ ही जाएगा ना, ठीक, लिख लो। नेक्स्ट, अब बोला ब्लैक बॉडी रेडिएट एनर्जी एट द रेट ऑफ, ये फला 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 दिया है, किसी कृष्णिका पिंड के ऊष्मा विकिरण की दर E और उस समय का ताप T है, तो T/2 पे ऊष्मा विकिरण क्या होगा। तो देखो स्टीफन का लॉ होता है, स्टीफन ने अपने लॉ में ये बोला है कि जो एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ है। अब ये बोला है कि जब टेम्परेचर T/2 हो जाए, टेम्परेचर T/2 हो जाए तब क्या एनर्जी, तो E' मान लो, इसको डिवाइड कर लो। तो इसको E'/E अगर तुम करे तो ये हो जाएगा T⁴ डिवाइडेड बाई 16 और ये T⁴ कैंसिल हुआ तो E' की वैल्यू कितनी आ गई E/16। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, ए आंसर विल बी करेक्ट। समझ गए कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में आते हैं और बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि सैम्पल पेपर को कितनी जल्दी से मैंने खुद किया, तो पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर बेसिक्स आपकी अच्छी हैं तो आप निकाल सकते हो, आप टेंशन ज़्यादा लेते, बस ये कह दो, है कि नहीं है। अब आगे क्या पूछा है, देखो अगला क्या पूछा है, ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोपेगेट, अनुप्रस्थ तरंग किस में प्रोपेगेट, अनुप्रस्थ तरंग हमेशा किस में होती है, सॉलिड में होती है, ओनली इन सॉलिड, बोथ इन सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। नहीं, देखो क्या पूछा है, अगर ध्यान से देखो क्या पूछा, फिर से अनुप्रस्थ तरंग का प्रगमन कर सकती है, अनुप्रस्थ ट्रांसफर वेव कैन बी प्रोपेगेट ओनली इन सॉलिड, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ द बोथ इन सॉलिड एंड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक। अब बोला नाइदर ऑन द सॉलिड नॉर ऑन द गैस, ओनली इन द गैस। देखो गैस में तो नहीं होगी, ठीक, गैस में वाइब्रेशन होते हैं उस टाइप के। तो अगर हम बात करें कि ओनली इन सॉलिड नहीं कह सकते, क्योंकि सरफेस ऑफ अ लिक्विड भी बात करें तो सरफेस ऑफ अ लिक्विड जो है उसमें भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मगर लिक्विड किस तरीके का ये नहीं बताया है, ये भी दिक्कत वाली बात है। लिक्विड बोला नहीं तो आप ये ना सोचो कि एक पर्टिकुलर लिक्विड कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर मारोगे वो है सॉलिड। समझ में आया। तो बच्चों ये रहा इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका सैम्पल पेपर। नेक्स्ट बहुत जल्दी हम दूसरे सैम्पल पेपर के साथ मिलेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। और जय हिंद।